हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। बिहार स्पेशल बिहार ज्योग्राफी में आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के जल निकासी व्यवस्था, जिसको कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार कहते हैं और साथ ही साथ हम अपवाह तंत्र भी कहते हैं, जिसमें हम लोग नदियों के बारे में विशेषता पढ़ते हैं। पहले हमने फिजियोग्राफिकल डिवीजन जो भौगोलिक प्रभाग था बिहार का, उसके बारे में हमने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल के साथ पढ़ लिया, जिसमें मैंने आपको शिवालिक रेंज के बारे में बताया, जिसमें आपको उत्तर बिहार के मैदान के बारे में बताया, दक्षिण बिहार के मैदान के बारे में बताया, साथ ही साथ दक्षिणी संकीर्ण पठार के बारे में भी हमने डिटेल्ड में आपको समझा दिया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, जो कि बिहार के नेचुरल वाटर, जो प्राकृतिक जल होता है, उसके निकासी प्रणाली के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स अब हमें बिहार की नदियों के बारे में विशेषता पढ़ना है। तो टॉपिक डाल लीजिएगा अपने नोट्स में, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार, बिहार की जल निकासी व्यवस्था, जिसमें हम लोग विशेषतः नदियों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो सीजनल नदियां हो या फिर आपकी बारहमासी या हिमनद हो। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, चीजों को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बिहार के बारे में जब हम बात करते हैं, है ना, कहता है बिहार की जल निकासी व्यवस्था। अब यहां पर बात आती है जल निकासी व्यवस्था। तो जैसे कि हम समझते हैं कि कोई जल निकासी व्यवस्था, इसको अगर जनरली हम समझें तो ये समझ सकते हैं कि घर से कोई वेस्ट वाटर होता है या फिर किसी भी प्रकार का जल आपके घर से बाहर किस प्रकार निकलेगा, वही जल निकासी व्यवस्था होती है। लेकिन यहाँ पर पूरे बिहार राज्य की बात है, तो बिहार राज्य की जब बात आती है तो मैक्सिमम जो वाटर बॉडीज होता है, जो वाटर कंटेंट होता है, वो क्या है आपका? रिवर है। वो क्या है? मेजर आपका रिवर है, जो कि वाटर बॉडीज है, जो कि वाटर कंटेंट करने वाला सबसे महत्वपूर्ण निकाय है। तो अगर हम बात करें तो रिवर्स जो पानी ला रही है वो बिहार से बाहर किस प्रकार निकलेगी, वो इसी चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। क्या है? इसी सिस्टम को कहते हैं हम लोग ड्रेनेज सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपवाह तंत्र। याद रखिएगा, नदियों के तंत्र को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र कैसा है। उसके बाद हमने जानना है ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियां। एक क्या होता है? एक मेन नदी होती है, दूसरी इसकी क्या होती है? सहायक नदियां होती है। मतलब इसकी जल की आपूर्ति करने के लिए बहुत सारी नदियां जब इसमें मिलेंगी, इसको क्या कहेंगे हम लोग? सहायक नदी। और जो मेन होगा इसको कहेंगे मुख्य नदी। क्या कहेंगे इसको? मुख्य नदी। और ये क्या होगा? सहायक नदी। ठीक है। अब यहां पर क्या बात आती है कि कहा जाता है कि जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य में गंगा, जो गंगा नदी है, वो बिहार की मुख्य नदी आती है। और ये गंगा नदी जो है आपकी मुख्य नदी क्या करती है, मैंने पहले भी बताया था और अब फिर मैं बताता हूं, बिहार राज्य को लगभग दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। लगभग कह रहा हूं, मतलब एग्जैक्ट दो बराबर भागों में नहीं बांटेगी, लेकिन लगभग दो बराबर भाग में बांटती है। जिस कारण से क्या होता है, एक आपका नॉर्थ साइड बन जाता है, एक आपका साउथ साइड बन जाता है। इसी में अगर नदी का जो हम डायरेक्शन देखेंगे, तो नदी का डायरेक्शन क्या हो गया? ये गंगा है हमारी। क्या है? ये गंगा नदी है। इधर क्या है आपका? पूरब है, इधर पश्चिम है। ठीक है। तो गंगा नदी का बहाव किस दिशा में है? पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा नदी का बहाव होता है। और इसी पश्चिम से पूर्व होने के कारण जो है, हम इधर खड़े होके मेरे फेस के डायरेक्शन में बहाव हो रहा है, तो लेफ्ट किधर होगा? तो जो ऊपर होगा, नॉर्थ वाला जो होगा, वो लेफ्ट होगा। क्या होगा? नॉर्थ वाला लेफ्ट हो जाएगा। और साउथ वाला क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब यहां पर साउथ, राइट, नॉर्थ, लेफ्ट जो हमने लिखा, इसलिए लिखा कि जो नॉर्थ साइड से आने वाली नदियां जो गंगा में मिलेंगी, वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी, या फिर इसी को हिंदी में कहते हैं बाया सहायक नदी। ठीक है। यदि अगर हम देखेंगे जो राइट साइड से, मतलब साउथ डायरेक्शन से नदियां आ रही है और गंगा में मिल रही है, वही सारी नदियां क्या होगी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। तो समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं कि इधर से हम देखेंगे, इधर से अगर हम देखते हैं गंगा नदी को, तो हमारा राइट क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। लेफ्ट क्या होगा? नीचे हो जाएगा। तो आपके लिए तो जब मैं बताऊंगा कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो ऐसे नहीं होता है ना। क्या होता है? जो बहाव की दिशा होती है, बहाव की दिशा कैसी है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। पता है अपने को कि यूपी से हमारे देश, हमारे राज्य में जो है गंगा प्रवेश करते हैं, यूपी के बाद हमारे राज्य में आती है।
तो मतलब हमारी जो दिशा होगी यूपी मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे, तभी हम इसकी दिशा तय करेंगे और लेफ्ट और राइट का डायरेक्शन फिक्स करेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कैसे डिसाइड करेंगे और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कैसे डिसाइड करेंगे। अब बात आती है पैटर्न की। देखिए, नदियों का जो पैटर्न होता है, ट्रेलिस सिस्टम होता है, दूसरा डेंड्राइटिक सिस्टम होता है। एक ट्रेलिस सिस्टम होता है, दूसरा डेंड्राइटिक पैटर्न होता है। अब यहाँ पर डेंड्राइटिक पैटर्न जो है, बिहार का जो जल निकासी है या जल का जो प्रवाह तंत्र है, वो याद रखिएगा डेंड्राइटिक पैटर्न है। क्या है? डेंड्राइटिक पैटर्न है। अब ये डेंड्राइटिक पैटर्न और ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। जैसे कि यदि कोई ऐसी एक मेन नदी, मुख्य नदी जा रही है, सीधा इसको समझिए कि जो जड़ होता है, पौधे का जो जड़ होता है, उसका एक मुख्य शिरा होता है या मुख्य जड़ होता है। इसमें जो अनेक सारी मूल होती है, छोटी छोटी पतली पतली, वो किस सिस्टम में होती है? कुछ इस तरह से होती है, जो 90 डिग्री का लगभग कोण नहीं बनाते हैं। 90 डिग्री से कम एंगल का कोण बनाएंगी तो वो क्या कहलाएगा? आपका डेंड्राइटिक पैटर्न कहलाएगा। और इस याद रखिएगा, नदियां जब मुख्य नदी में, जो सहायक नदियां हैं, जब वो मुख्य नदी में मिलेंगी तो वो क्या करती हैं? जब 90 डिग्री से कम एंगल का कोण बनाती है तो उसको कहते हैं डेंड्राइटिक पैटर्न। तो बिहार का जो नदी है वो 90 डिग्री पर नहीं मिलती है, क्योंकि वेस्टवार्ड शिफ्टिंग है, जिस कारण से 90 डिग्री पर नहीं मिलती है। इसीलिए हम इस पैटर्न को क्या कहते हैं? डेंड्राइटिक पैटर्न कहते हैं। उसके बाद अगर हम ट्रेलिस पैटर्न की बात करें तो ट्रेलिस पैटर्न में क्या होता है कि जो मुख्य नदी होता है, उससे आने वाली जो सहायक नदियां होती है, वो लगभग जो है 90 डिग्री काटती है। जैसे कि लगभग एक नदी है और यहां पर जो नदियां आएंगी वो लगभग आपको 90 डिग्री पर मुख्य नदी से मिलती हुई प्रतीत होती है, जो कि कहलाती है ट्रेलिस पैटर्न। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया कि जो बिहार की नदी सिस्टम है वो उसमें डेंड्राइटिक पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? डेंड्राइटिक पैटर्न। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। कहता है, देखिएगा ध्यान से, रिवर दैट मैक्स बाउंड्री विथ उत्तर प्रदेश। कौन सी नदियां जो है बिहार के साथ सीमा बनाती है? उन नदियों के बारे में देख लीजिए। पहली कौन सी है? गंडक, घाघरा, गंगा और कर्मनाशा। ये 4 नदियां जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। बिहार में उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा है, उससे आने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है? गंडक नदी है, घाघरा नदी है, गंगा है और एक कर्मनाशा नदी। उसके बाद कहता है, पटना इज एट संगम ऑफ विच रिवर। पटना जो है, बिहार का जो राजधानी है, बिहार की जो राजधानी है पटना, वो किन किन नदियों के संगम, संगम मतलब होता है कि जहां पर एक से अधिक नदियां मिलती हैं, उसे हम लोग संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। या फिर इसी को प्रयाग कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रयागराज, वहां पर भी एक से अधिक नदियां मिलती है। जैसे आपका रुद्रप्रयाग, देव प्रयाग, है ना, या फिर आपका नंद प्रयाग, है ना, या कर्ण प्रयाग। ये सारे जो प्रयाग जहां पर उपयोग होता है, वहां पर मतलब है एक से अधिक नदियां एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे से मिलती है और एक नई नदी का निर्माण करती है। उस स्थान को हम लोग प्रयाग कहते हैं, या फिर कई जगह पर इसे संगम भी कहा जाता है। तो कहता है, पटना जो राजधानी है बिहार की, वो किन नदियों पर बसा हुआ है? किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो याद रखिएगा, गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदी। तो बिहार के पटना जिले में कौन कौन सी नदियां मिलती है? तो गंगा, सोन और गंडक नदी मिलती है। कहां पर? याद रखेंगे, दानापुर में। कहां पर? दानापुर में जो है ये तीनों नदियां जो है आपस में मिलती। अब यहां पर बात क्या आती है कि हमें सिंपली ये चीज पता होगा, ध्यान से देखिएगा, हमें एक चीज पता है कि जल जब निकासी होगा, अगर हम इस तरह से अपना हथेली रखते हैं, जल का अगर निकासी हम देखना चाहेंगे तो स्लोप देखना होगा ना, कि किस डायरेक्शन से स्लोप है। तो हमें पता है कि बिहार का जो मानचित्र हम लोग देखते हैं, मानचित्र में ले जाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। बिहार का जो स्लोप है वो कैसे है? इसको आप नॉर्थ एज्यूम कीजिए, इसको आप नॉर्थ एज्यूम कीजिए, इसको आप ईस्ट एज्यूम कीजिए, इसको आप वेस्ट एज्यूम कीजिए और इसको सॉरी
इसको साउथ कीजिए और इसको वेस्ट कीजिए, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहां पर ध्यान से देखिएगा, बिहार का जो स्लोप है वो थोड़ा डिफरेंट है। एक तो स्लोप आता है जो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है, मध्य बिहार कह सकते हैं उसको। एक आता है उत्तर से मध्य बिहार मतलब गंगा तक, दो स्लोप हो गया। एक मुख्य स्लोप जो होता है बिहार का वो है पश्चिम से पूर्वी दिशा की ओर। याद रखिएगा, जो ढलान है, ढलान है बिहार की, वो कैसी है? याद रखिएगा, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है। कैसा है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है। और साउथ से, साउथ से आप कह सकते हैं यहां पर, साउथ से किधर है? तो मिड बिहार या मध्य बिहार कहिए, या एट गंगा तक, है ना। और ऊपर में नॉर्थ से, नॉर्थ से कहां तक जाएगा? गंगा तक या फिर मिड बिहार तक, है ना। ये स्लोप है। मेजर जो स्लोप है वो कौन सा है आपका? वेस्ट टू ईस्ट वाला स्लोप। पश्चिम से पूर्व वाला स्लोप जो है वो इसका मेन स्लोप आता है। कहता है कि हर 1 किलोमीटर के बाद, हर इच एवरी 1 किलोमीटर जो स्लोप है वो है 6 सेंटीमीटर का। कई बार कभी कभी पूछ लिया जाता है, या 60 mm, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो याद रखिएगा कि जो स्लोप है बिहार का वो किस डायरेक्शन में है और कितना स्लोप आता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को देखते हैं। मैंने बताया कि जो गंगा नदी है वो कुछ इस तरह से, और ये गंगा नदी जो है बिहार को लगभग दो भाग में बांटती है। एक आपका नीचे हो, इधर आपका उत्तर बिहार, उत्तर बिहार, दूसरा साउथ बिहार। मैंने गंगा का प्रवाह किससे बताया? तो मैंने गंगा का प्रवाह बताया पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गंगा का प्रवाह होता है। ये बिहार में इंटर करती है कहां से? यहां से, बक्सर की चौसा से, मैं आगे बात करूंगा। और यहां जो है भागलपुर के आसपास से जो है वो बाहर निकल के थोड़ा दूर झारखंड में चलती है, फिर पश्चिम बंगाल जाती है। पश्चिम बंगाल के बाद जो है वो बांग्लादेश में जाती है, वहां पे सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यहां से पहले यूपी में थी, यूपी से पहले उत्तराखंड में, है ना, यूके, हाँ, यूनाइटेड किंगडम नहीं समझेंगे। अब यहां पे समझना है, जो बिहार की उत्तर दिशा में है, इसको बिहार की जो उत्तर वाली नदियां हैं उसको हम कह देंगे, कैसे कहेंगे? तो जैसे मैंने बताया था, फ्लो के डायरेक्शन में खड़ा हो जाइए। इस मैप को अगर हम ऐसे करके रख लें तो क्या होगा? हम फ्लो के डायरेक्शन से खड़े हैं, मेरा फेस जो है फ्लो के डायरेक्शन में है, तो जो उत्तर में है वो क्या हो जाएगा? मेरा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। उसके बाद तब साउथ बिहार वाला क्या हो जाएगा? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। या आप उत्तर से जो भी नदियां आ रही हैं सारी मैक्सिमम जो है वो हिमालय रेंज की होंगी। किसकी होंगी? हिमालय रेंज की होंगी। और ये जो हिमालय रेंज की नदियां होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? आपकी हिमनद होंगी। क्या होंगी? हिमनद होंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं जितनी भी साउथ बिहार से नदियां आएंगी, लगभग जो है कुछ नदियां विंध्यन क्रम की चट्टानों से आएंगे, कुछ धारावार क्रम की चट्टानों से आएंगे। मतलब सारी की सारी नदियां क्या होंगी? सीजनल होंगी। क्या होंगी? सारी की सारी नदियां सीजनल होंगी, जिसको कि हम लोग बरसाती नदी कहते हैं। अब हिमनद कहने का मतलब है वार्षिक, 12 मास तक इसमें जल भरा रहेगा। लेकिन अगर हम सीजनल की बात करते हैं तो बरसात के समय में, जहां पर कि मानसून होता है, मानसून के समय में यहां पर जल भरा रहेगा। मानसून के अलावा जो है जल भरा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी तो हम अगर हिमनद की बात करेंगे तो जितना भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा मैक्सिमम आपका हिमनद होगा, जो कि सालों भर पानी से भरा रहता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, उत्तर बिहार की जो भी नदियां होंगी वो पूरी की पूरी भरी रहती हैं, जिस कारण से जो है
अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में देखना है तो उत्तर बिहार जो है वो सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में से काउंट आता है, और दक्षिण बिहार कम बाढ़ प्रभावित होता है। कारण क्या है, इधर बरसाती नदियां होती है, जब बरसात होगा तब पानी रहेगा, अदरवाइज क्या होता है, लगभग सूखने के कगार पे होते हैं। क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और गंगा जो है बिहार को लगभग दो बराबर भाग में बांट दी। लगभग मैं कहूंगा, क्योंकि मैं इक्वल नहीं कहूंगा, इक्वल नहीं डिवाइड करता है। आपको इमेज देख के लग भी रहा होगा, मैप को अगर विजुअलाइज करने आता है, मैप को जब आप विजुअलाइज कीजिएगा तो उत्तर बिहार बनिस्पत बड़ा है दक्षिण बिहार से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट्स पर। देखिए, कहता है बिहार का जल क्षेत्र, बिहार का जल क्षेत्र 3.82 लाख हेक्टेयर है। याद रखिएगा, बिहार में जो जल का क्षेत्र है, जल का जो एरिया है ना, वो कितना है, 3.82 लाख हेक्टेयर है, जो कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.1% है। याद रखिएगा, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल का 4.1% जो है वो वाटर बॉडीज है, वो जल का क्षेत्र है, जल निकाय है ना। वो लगभग कितना एरिया है, 3.82 लाख हेक्टेयर है। आगे अगर हम बात करते हैं तो कहता है बिहार भारत के पूर्वी भाग, बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ये तो हमें पता है, भारत के पूर्व में स्थित है, जो सिंधु गंगा के मैदान के मध्य भाग में स्थित है। कहां पर है, सिंधु गंगा का मैदान। जब हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो वहां पर सिंधु और क्या कहते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन की बात होती है, तो वहां पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। अभी बस इतना समझिए कि बिहार जो है वो भारत का पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है, जो सिंधु गंगा के मैदान के मध्य भाग में स्थित है। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में इसका अवस्थिति क्या है, तो मिड प्लेन में आता है। और उत्तर में क्या है, हिमालय, और दक्षिण में क्या है, छोटा नागपुर का पठार से घिरा हुआ है, जो यहां बहने वाली नदी, सभी नदियों का स्रोत है। तो याद रखना है, जो भी नदियां आएंगी गंगा की, जो भी सिंधु गंगा के प्लेन से आएंगी, और हिमालय और दक्षिण के पठार से यहां पर नदियां मिलेंगी आपको। कहता है यद्यपि बिहार पूरी तरह से स्थल रुद्ध राज्य है। स्थल रुद्ध क्या होता है, याद रखिएगा, वैसा क्षेत्र जो कि कंप्लीटली जमीन से घिरा हुआ है। बिहार राज्य को जब हम देखते हैं तो देखिएगा, इधर नेपाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, और इधर उत्तर प्रदेश हो गया। चारों दिशाओं से स्थल के द्वारा घिरी हुई क्षेत्र को हम लोग लैंड लॉक्ड कहते हैं। इसी को हिंदी में कहा जाता है स्थल रुद्ध। ठीक है, फिर भी यह भूजल और सतही जल दोनों ही दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। मतलब सरफेस वाटर, भूजल मतलब सरफेस वाटर, है ना, और सतही जल, सरफेस वाटर, और सॉरी कहता है भूमिगत जल, मतलब जमीन के अंदर जो जल है वो वाला पानी, और सतही जल जो सतह के ऊपर जल है, सरफेस वाटर है, वो दोनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत समृद्ध, मतलब पानी की कमी नहीं होगी। कहता है बिहार की नदियां सतही जल संसाधनों का प्रमुख स्रोत है। बिहार में जो सरफेस वाटर का जो सबसे बढ़िया सोर्स है वो कौन सा है, नदियां ही है ना, जिसे कि सिंचाई के काम में लाया जाता है, या मछली पालन, अन्य और कई सारे कामों में इसे उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए, बिहार की, उत्तर बिहार की नदियां, बिहार में दो साइड हो गया, एक उत्तर बिहार की नदियां, दूसरा दक्षिण बिहार की नदियां। उत्तर बिहार की नदियों के जब बारे में बात करेंगे, ये आपका क्या कहलाएगा, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, है ना, बाह्य सहायक नदियां। तो उत्तर बिहार की नदियों की अगर हम बात करते हैं तो कहता है बिहार नदी मानचित्र के अनुसार बिहार के मैदानी इलाकों को गंगा नदी जो है लगभग दो भागों में विभाजित कर देती है। यहां पे याद रखिएगा, नदी लगभग अप्रोक्सीमेटली दो भाग में डिवाइड करता है, एग्जैक्टली नहीं, है ना। कहता है गंगा नदी के उत्तर में स्थित जलोढ़ मैदान को बिहार का उत्तरी मैदान कहा जाता है ना। जो नदियों के द्वारा लाए गए एल्यूवियल्स की डिपोजिशन से जो बना है
उत्तर में जो क्षेत्र बना है उसको उत्तरी मैदान कहा जाता है। कहता है इस क्षेत्र में कई नदियां बहती, इस क्षेत्र में कई नदियां बहती है जिन्हें बिहार की उत्तरी नदियां कहा जाता है। और सारी की सारी नदियां क्या होगी, तो वो हिमनद होंगी, 12मासी नदियां होंगी। कहता है मौसमी और 12मासी नदियां इन मैदानों के समृद्ध जल संसाधनों के योगदान करती है। याद रखिएगा, जो उत्तर बिहार की नदियां हैं वो क्या कहते हैं, बर्फ के पिघलने से जो जल आएगा वो तो आ ही रहा है, साथ ही साथ मौसम जब बरसात का होगा, जब मानसून आता है बिहार में, तब भी नदियों में जल का स्तर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो जल संसाधन है वो अच्छा रहता है, मतलब बेहतर रहता है ना, समृद्ध बनाए रहता है। इस क्षेत्र में गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां, जो उत्तरी बिहार की जो नदियां हैं जो गंगा में मिलती है वो कौन सी हैं, तो बूढ़ी गंडक है, दत्तक है, ज्ञानदक है, महानंदा है, कोशी है, घाघरा है, ये सभी शामिल है ना, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है ना। क्लियर है, ये है उत्तर बिहार की नदियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हम लोग एक एक करके हर नदियों को देखेंगे, गंगा से स्टार्ट करेंगे, हर नदी को देखेंगे। देखिए, दो नदियां हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी की सारी उत्तर बिहार की जो नदियां होंगी वो आके गंगा में ही मिल जाए, हो सकता है वो किसी न किसी सहायक नदियों में ही मिलकर वो उस नदी की सहायक नदी बन जाए। समझिएगा, गंगा की सहायक नदियों में भी कुछ नदियां जो है वो मिलके अपना डेस्टिनेशन पूरा कर लेती है, जिससे कि वो उस नदी की सहायक नदी कहलाती है। बाद में वो नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी बनती है। जैसे कि यहां पर देखिएगा, कमला, बालन और बागमती, अधवारा जैसी कुछ नदियां ऐसे मार्ग का अनुसरण करती है, ऐसे मार्ग का अनुसरण करती है जहां वे पहले कोसी नदी में मिलती है। किसमें मिलती है, कोसी नदी में मिलती है, बाद में जाके वो गंगा में मिलती है। तो अब कोसी नदी में मिलने के कारण क्या हो गया, कोसी की सहायक नदियां हो जाएंगी। तो कुछ नदियां ऐसी है जो डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलके पहले किसी और नदी में मिलती है, बाद में आके गंगा में वो मिल जाती है। कहता है बिहार की ये नदियां जो है वो हिमालय में स्थित, कहां है, बिहार की ये नदियां हिमालय में स्थित है। हिमालय में स्थित होने का मतलब है यहाँ पर कि हिमालय के जो ग्लेशियर के पिघलने से जो नदियां बन रही है वो बिहार की उत्तर नदियों को फुलफिल करता है, जो तिब्बत और नेपाल के बीच साझा भौगोलिक स्थान है। क्या है, साझा भौगोलिक स्थान। कहता है मानसून के दौरान बिहार के इन उत्तरी नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और वर्षा औसत स्तर से 80 गुना तक बढ़ जाती है ना, वर्षा औसत स्तर से 80 गुना तक बढ़ जाती है। ठीक है, मैंने बताया था कि क्या होगा कि बारिश के मौसम में पानी बढ़ेगा और क्या होगा, बाढ़ आने की संभावना अधिक। नदी के मार्ग बदलने की प्रक्रिया ने, याद रखिएगा, उत्तर बिहार की नदियां जो है अपना मार्ग बदलती है, मैंने बताया था वेस्टवर्ड शिफ्टिंग होता है, तो नदियां मार्ग बदलती है जिस कारण से ऑक्सबो लेक का जन्म होता है, जिन्हें इस क्षेत्र में स्थानीय रूप से चेयर्स के नाम से जाना जाता है। स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, चेयर्स के नाम से जाना जाता है। और ऐसे क्या कहा जाता है, ऑक्सबो लेक कहा जाता है, ऑक्सबो झीलें कहा जाता है। आगे बात करेंगे ऑक्सबो लेक कहां बना है, कैसे बना है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं दक्षिणी बिहार की नदियों के बारे में। देखिएगा, कहता है दक्षिणी बिहार के मैदानी इलाकों में विविध भूभाग है। क्या है, विविध भूभाग है, मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार का भूभाग है। कोई विंध्याचल रेंज है, कोई छोटा नागपुर के पठार का रेंज है, कोई प्लेन है, कोई गंगा के एलुवियल से बना हुआ है, कोई छोटा नागपुर के पठार के अवशेष से बना हुआ है, कोई विंध्याचल के अवशेष से बना हुआ है। तो विविध भूभाग है, डिफरेंट काइंड ऑफ भूभाग है, और ज्यादा ही लहरदार है, ज्यादा ही उबड़ खाबड़ है। कौन, दक्षिण बिहार के, मतलब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो लहरदार सतह से गुजरता है, जो क्यूल, सोन, बदुआ, चंदन और कर्मनासा जैसी नदियों से समृद्ध है। ये सारी नदियां जो है दक्षिण बिहार में होती हैं, और ये सभी गंगा नदी में मिल जाती है। कहां मिल जाती हैं, गंगा नदी में। देखिए, बिहार की चाहे उत्तर बिहार की नदियां हो, चाहे वो दक्षिण बिहार की नदियां हो,
जितने भी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की नदियां हैं वो सारी की सारी उसका जो डेस्टिनेशन है, उसका जो अंतिम पड़ाव है वो कौन सी है? तो गंगा ही है। कहता है बिहार के दक्षिणी मैदानों की नदियां, बिहार के दक्षिणी मैदानों की नदियों का उद्गम जो है वो मुख्यतः कहां से होता है? जैसे हमने उत्तरी बिहार की जो नदियां देखी थी हमने, वो कहां से उसका उद्गम है? तो मुख्यतः हिमालय से उद्गम है, जो कि आपका तिब्बत जो कि चाइना में है और नेपाल से होते हुए आपके बिहार में इंटर करती है। कहता बिहार के जो दक्षिणी क्षेत्र की नदियां हैं, दक्षिणी बिहार की जो नदियां हैं, उसका जो उद्गम है वो कहां से है? विंध्यन पर्वत से। विंध्यन क्रम की जो चट्टाने हमने देखा था, जो कि आपका रोहतास कैमूर वाला क्षेत्र है, विंध्याचल पर्वत और छोटा नागपुर के पठार या राजमल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो दक्षिणी बिहार की जो नदियां हैं वो मेनली क्या होता है? सीजनल होता है, सीजनल होता है, जो कि बरसात में परिपूर्ण रहेगा। बरसात में जो है जल का कमी नहीं होगा, लेकिन जब धूप होगा या जब क्या कहते हैं मानसून नहीं होगा तो इसमें जल का अभाव होता है। कहता है गंगा नदी के दक्षिणी तट पर भूमि जल निकासी पत्ती जैसी बाधाओं से बाधित है। कैसी बाधाओं से? पत्ती जैसी बाधाओं से बाधित है। कहता है विशिष्ट भूमि संरचनाएं जिन्हें ताल निचले इलाके के रूप में जाना जाता है, दक्षिणी मैदानों की प्रमुख पहचाने हैं। ताल जो पहचान है वो कहाँ की है? तो साउथ बिहार की मुख्य पहचान है ताल क्षेत्र, जो कि लो लेइंग एरिया होता है, जो विभिन्न नदियों के अनूठे मार्गों के कारण एक विशेषता है। अलग अलग प्रकार के जो मार्ग हैं उसकी एक विशेषता है। तो याद रखेंगे कि साउथ बिहार की जो मुख्यता है, ये ताल जो क्षेत्र है वो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आगे चल के बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में, अलग अलग कैचमेंट एरिया क्या है। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, है ना। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कंटेंट जो है वो समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब के बटन को दबा सकते हैं, लाल कलर का बटन दिखेगा। कमेंट बॉक्स में आप किसी भी प्रकार की कोई सुझाव अगर आपको देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लाइक भी कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और उनका भी लाभ हो सके। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर जरूर इंक्रीज होगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।